नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डिपार्टमेंट ऑफ रेमेटोलॉजी की हेड एंड प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमा कुमार आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर उमा कुमार, आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे रूमेटोलॉजी के बारे में। बहुत लोग नहीं जानते अभी भी। उन्हें कोई भी मसल्स की प्रॉब्लम होती है या जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है तो सीधा एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं। रूमेटोलॉजी क्या है और क्यों अब लोगों को इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह ये कहा जाता है कि अब ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ रहे हैं लोगों में। हम्म। जी, तो रूमेटोलॉजी क्या है और फिर आपसे हम जानना चाहेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है। देखिए, रूमेटोलॉजी एक बहुत ही अपकमिंग सब स्पेशलिटी है मेडिसिन की। जी और रूमेटोलॉजी सारे रोमैटिक प्रॉब्लम से डील करता है। तो जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, इसके अलावा भी जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आपने जैसे कहा ऑटो इम्यून डिजीजेस, जी तो उनको डील करता है। और समझने की बात यह है कि जो आर्थराइटिस है उसका ट्रीटमेंट रूमेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल होता है। जैसे क्या देते हैं, वो भी फिजिशियंस, रूमेटोलॉजिस्ट ना हो तो फिजिशियंस के पास जाएं। जी ऑर्थोपेडिक सर्जन दे आर मोर कंसर्न अबाउट कोई ट्रोमैटिक इंजरी है या बोन ट्यूमर्स हैं या उस तरह की जो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, यूजुअली वो करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस की जो आपने बात की, तो इसका मतलब है कि ऑटो इम्यून मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम, वो हमारे बॉडी के जो सेल प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट एक सब्सटेंस बनाता है, जिसे ऑटो एंटीबॉडी कहते हैं। और वो फिर उन पर्टिकुलर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। जो बॉडी की टॉलरेंस है टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो लॉस्ट हो जाती है। तो अपने ही सेल्स के लिए बॉडी इंटॉलरेंट हो जाती है, तो वो हम कह देते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, जिसके कि मार्कर्स बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जी। अब तो कई बार ऐसा होता है कि कई लक्षण आ रहे होते हैं बॉडी में, जैसे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन होने लगा है। तो क्या ये एक तरह से क्या क्या सिम्टम होते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के, जब हमें लगने लगता है कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस की अगर हम बात करें तो वो लिमिटेड हो सकते हैं, विच आर लिमिटेड टू द ऑर्गन और सिस्टेमिक होते हैं। तो अगर ऑर्गन लिमिटेड ऑटो इम्यून डिजीजेस में जैसे आता है हाइपोथायरॉयडिज्म है, पैनक्रेटाइटिस है, लिवर की प्रॉब्लम हो जाए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। सिमिलरली जो सिस्टेमिक डिजीजेस होते हैं उसमें सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें मल्टीपल सिस्टम्स बॉडी के इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, which is also called systemic lupus erythematosus, scleroderma है, Sjogren syndrome है, vasculitic processes। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीजेस में भी आते हैं। तो अगर और लक्षण जो है वो कुछ कॉमन लक्षण होते हैं बहुत सारी बीमारियों के, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आर्थराइटिस आ जाता है उसमें। और आर्थराइटिस जो होती है इसकी खासियत होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है ऑटो इम्यून डिजीजेस में, जिसमें कि जोड़ में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, लालिमा होती है जॉइंट्स के आसपास। सुबह जब सो के उठते हैं तो मॉर्निंग में वी कॉल इट अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जो कि 30 मिनट से ज्यादा की हो सकती है और एक्टिविटी के साथ इम्प्रूव होती है। और आपने देखा होगा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक्टिविटी के साथ वर्स होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर हो जाता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग फीवर होना, बालों का झड़ना, शरीर पे चकत्ते आ जाना, आंख में आंसुओं का बनना कम हो जाना, जिसे हम ड्राइनेस ऑफ आईज कह देते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है पेशेंट को। किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट अगर हो गई है तो उसमें ये भी हो सकता है यंग स्ट्रोक, मतलब कि लकवा किसी यंग मेल में या फीमेल में हो रहा है, और कहीं पे नस में खून का थक का जम जाना, वी कॉल इट ब्लड क्लॉट इन द वेसल्स, अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी होने लगे हैं, और रिकरेंट अबॉर्शंस। तो इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं।
जी। तो आपने जिस तरह बताया कि बालों का झड़ना, जैसे अगर किसी के बाल झड़ने लगे हैं या मान लीजिए शरीर पे चकत्ते आ गए हैं, तो वो हम्म। मतलब वो भी क्या एक लक्षण होता है कि आपको रुमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर किसी के बाल सिर्फ झड़ रहे हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ साथ और भी लक्षण है तो जरूर जाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, बाल का झड़ना बहुत नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, जो कि आपके डाइट पे डिपेंड करता है। वो कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, उसमें भी हो सकता है। कभी कभी लोगों को एक छोटी सी एरिया में हेयर लॉस होता है, जिसे एलोपेशिया एरिएटा कह देते हैं। वो उसके भी ऑटो इम्यून वजह होते हैं, लेकिन वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फिर। तो अगर खाली किसी के बाल झड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रूमेटोलॉजिस्ट नहीं होगा। जी। फिजिशियन के पास जा सकते हैं या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। जी। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है कि ज्यादा रोमैटिक डिसऑर्डर डिजीजेस बढ़ रहे हैं, कॉमन होते जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? अ, अ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि रोमैटिक डिजीजेस बढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ रहे हैं। एक तो रोमैटिक डिजीजेस में जनरल बात अगर हम करें तो आपको पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो जो डिजेनरेटिव जॉइंट के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक 8 to 23% पॉपुलेशन किसी न किसी प्रकार के रोमैटिक प्रॉब्लम से ग्रसित पाई गई है, जो इंडिया में छोटे छोटे स्टडीज हुए हैं। वी डू नॉट हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ डेटा। तो अगर हम और बाकी वजह देखने की कोशिश करें तो हमारी लाइफस्टाइल बदली है, उसकी वजह से परेशानियां हुई हैं। और उसमें आ जाता है इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग। इसके अलावा मैं कहूँगी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एयर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, एंड देन बहुत बारी और बाकी के कॉजेज होते हैं, जैसे जॉइंट इंजरीज वगैरह। इनसे भी एक प्रकार की जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है वो बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन डिजीजेस के बढ़ने में। जी। और इसके अलावा क्यों ऐसा देखा जाता है? क्या ऐसा भी है कि रोमैटिक डिजीजेस ज्यादा महिलाओं को पर असर डालते हैं, और क्यों? रूमैटिक डिजीजेस एज सच तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, क्योंकि जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है महिलाओं का, मतलब उनमें डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो हमारे इम्यून सिस्टम कहना चाहिए, जो जो जीन्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, वो मेजॉरिटी एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। और बहुत कम, मतलब सिर्फ कुछ 100 वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। तो एक तो वो वजह है। दूसरी वजह है उनका हार्मोनल सिस्टम। जो उनके फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रिडिस्पोज करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस को, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को। जबकि जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोटेक्टिव होता है। तो इस वजह से महिलाओं में ये ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा होते हैं। बाकी की जो मस्कुलर स्केलेटल पेन्स एंड एक्स हैं, वो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी कार्यशैली है, उसमें बैठने का तरीका है, हाई हील्स पहनना, ये सब कंट्रीब्यूट करता है जॉइंट पेन्स ज्यादा होने में फीमेल्स में। जी। तो डॉक्टर उमा कुमार, आपसे समझना चाहेंगे हम कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा रोमैटिक डिजीजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? देखिए, वो हर कैटेगरी के जो रोमैटिक डिजीजेस होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीजेस की, तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 to 45 ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आर्थराइटिस हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमनली, कहते हैं मोर देन 200 कंडीशंस होते हैं। तो हर एज ग्रुप में कुछ कंडीशंस ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी में मिलते हैं। और
अगर जैसे एज ओल्ड होती जाती है तो डिजेनरेटिव कंडीशंस की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर हम क्लासिफाई करें रूमेटिक डिजीजेस को तो बहुत सारी कैटेगरीज में उनको हम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ग्रुप कहा डिजेनरेटिव कंडीशन, सेकंड ग्रुप कहें तो उसमें जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन वो हो जाते हैं। थर्ड में जाएं ऑटो इम्यून हो गए। फोर्थ पैरानियोप्लास्टिक मतलब कि जिसमें कैंसर को प्रिसीड कर सकते हैं या फिर कैंसर के साथ या बाद में हो सकते हैं वो कंडीशंस। और कुछ मिसलेनियस डिसऑर्डर्स होते हैं जो मेटाबॉलिक कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये सब किसी न किसी एज में ज्यादा आई वुड से नंबर्स में मिलते हैं। जी। तो अब ये अगर बचाव की बात आती है तो क्या इस तरह की हमारी डाइट होनी चाहिए जिससे कि हम ऑटो इम्यून डिजीज से बच सकें? यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रॉडली बताना चाहूंगी, सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज में ही नहीं। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक होता है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो जो हमारी एज है, हमारा, क्योंकि हमें ओल्ड तो होना है, वी हैव टू ग्रो। सेकेंड इज जेंडर, मेल है फीमेल है। थर्ड है जेनेटिक फैक्टर्स, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, right? We have no control over these. Then there are modifiable factors. तो modifiable factors में आता है कि हम obesity को avoid कर सकते हैं कि हमारा वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि obesity भी एक inflammatory state को cause करता है और एक risk factor भी माना गया है for autoimmune। जी, ये बहुत आप अहम बात बता रही हैं, ये सीधा डाइट से ही जुड़ा है हमारी। जी। और सेकंड चीज हो गई हमारी लाइफस्टाइल, अदरवाइज लाइक हैविंग गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट, अवॉइडिंग स्मोकिंग, बिल्कुल ना करें। फिर फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा के रखें कि वीक में कम से कम जो है 150 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। एंड देन ओरल हाइजीन, क्योंकि अभी देखा गया है कि पुअर ओरल हाइजीन में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है, वो प्रीडिस्पोज करता है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन हम जॉइंट के इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जॉइंट्स को यूज करें, उनको अब्यूज ना करें एबनॉर्मल पोस्चर में रह के या उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल के। और इसके अलावा पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, एडिक्वेट स्लीप बहुत जरूरी है, स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत जरूरी है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जैसे चिकनगुनिया है, वो भी एक आर्थराइटिस की वजह बनता है। रिकरेंट इन्फेक्शन होने से भी किसी पर्टिकुलर टाइप की आर्थराइटिस ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। और एयर क्वालिटी में जैसे मैंने कहा कि एयर पोल्यूशन, PM2.5 एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे जो उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं आर्थराइटिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जी। तो आपने जिस तरह कहा कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी वजह है कि जिससे ये रूमेटिक डिजीजेस हो सकते हैं, तो होता क्या है पोल्यूशन में? क्या PM2.5 इतना या उससे भी माइन्यूट जो लेवल पे पोल्यूशन हमारे सीधा ब्लड में जाता है और फिर ऐसा कुछ होने लगता है कि हमारे शरीर के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देते हैं? देखिए, लोग बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन सिर्फ रेस्पिरेटरी इलनेसेस कॉज करता था, लेकिन आजकल बहुत सारी बीमारियां इससे लिंक की जा रही हैं। और जहां तक आर्थराइटिस की बात है तो अब जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं और उसके बाद जो एयरवेज हैं हमारे, उनमें जो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, जो एयरवेज की लाइनिंग है उनमें जो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, उनमें ये पार्टिकल्स कुछ चेंजेस ला देते हैं। और फिर वो जो चेंजेस की वजह से वो सेल्स या वो प्रोटीन्स हमारा बॉडी एबनॉर्मल होने की वजह से उनको फॉरेन प्रोटीन परसीव करता है और उसके अगेंस्ट एक बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। तो बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं वो बनने लगते हैं, फिर उसके बाद वो ब्लड में चले जाते हैं और वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट बॉडी में क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद फिर आर्थराइटिस जो है वो मैनिफेस्ट करती है। तो ये पूरी साइकिल होती है, इसकी जो प्रोसेस है वो एयरवेज में ही शुरू हो जाती है। ये नहीं कि ये ब्लड में जाके और ब्लड वेसल्स में जाके और जॉइंट तक पहुंच के तब प्रॉब्लम करता है। जी।
तो लास्ट में मेरा यही आपसे आखिर में सवाल होगा कि अगर हमें इस तरह की रोमेटिक डिजीज से बचना है तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि हम खुद को इससे बचा के रख पाए। देखिए जो जैसे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जो है नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। और उससे होता यह है कि शुरू से ही ध्यान रखें कि हमारा खान पान अच्छा हो, जिसकी वजह से ओबेसिटी ना होने पाए। जी जी। दूसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है रोज की जिंदगी में। थर्ड थिंग, जो इम्यूनाइजेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। फोर्थ थिंग इज अब कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड और पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें। जी, आपने एक चीज का जिक्र किया था कि ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, और बैक्टीरिया एक ऐसा होता है जो इसको इंड्यूस करता है, मतलब अगर उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाए। देखिए, ओरल हाइजीन में जो एक बैक्टीरिया होता है ओरल में, वो बैक्टीरिया है जो ऑटो इम्यूनिटी करता है बॉडी में, तो उसकी वजह से रूमेटॉइड आता है। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा कुमार, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी, और हमारे जो लिसनर्स हैं उम्मीद करते हैं जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे उनको जाहिर तौर पर काफी जानकारी मिलेगी। और अब का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें कि इस तरह की दिक्कतें लोगों को बहुत आ रही हैं, और पोल्यूशन तो एक वजह जिस तरह आप बता रही हैं वो है ही, और कई वजह हैं, स्ट्रेस है या खान पान है या लाइफस्टाइल है, वो और भी दूसरी बीमारियां जो हैं इस रोमैटिक डिजीज को बढ़ा रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए, और हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।